नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास के संदर्भ में, और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में हम चौहान राजवंश की बात कर रहे थे। चौहान राजवंशों में हमने क्या क्या पढ़ लिया? चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हमने देख लिया, फिर हमने सांबर के चौहान जो थे उन शासकों की बात कर ली, फिर हमने अजमेर के चौहानों की बात कर ली, फिर हमने रणथंभौर के चौहानों की बात कर ली। आज हम बात करेंगे जालोर के चौहानों की, मुख्य रूप से जालोर के चौहानों की, और नाडोल के चौहानों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन कौन सी पूछी जा सकती है। तो उम्मीद है, आशा है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और पहले की जो चीजें आपने पढ़ी है, हमने पिछली जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी आपको याद होंगी, आप उन्हें पढ़ रहे होंगे बार बार, और आपकी तैयारी दमदार तरीके से एक सटीक रणनीति के साथ में आप आगे बढ़ रहे होंगे। और आपको पता है कि 2025 में जो रीट आ रही है, ये रीट हमारी होनी चाहिए। एक रीट, इस रीट में एक सीट हमारी होनी चाहिए, है ना। देखते हैं नाडोल में चौहान। देखो नाडोल, नाडोल कहां पर है? पाली में है। कहां पर है सर? ये नाडोल पड़ता है आपका कहां पर? पाली में। देखो नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना कौन करता है? तो ये करता है आपका लक्ष्मण देव। कौन करता है? लक्ष्मण देव। संस्थापक कौन है? लक्ष्मण देव चौहान। किसका पुत्र है? अपने पिता का। किसका है? अपने पिता का। और पिता कौन है? वाकपति राज है। कौन है? वाकपति राज। सांबर के शासक हुआ करता था वाकपति राज। इस वाकपति राज का एक पुत्र था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव सांबर छोड़ देता है कब? 950 ईस्वी में। ये सोचता है कि पिता की कमाई से क्या हम एक अपना अलग राज्य बना लेते हैं, और एक दुनिया, इस दुनिया से अलग यानी दूर चले जाते हैं। कभी कभी आपका भी मन होता है ना, इस दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया में जाना चाहते हो आप, आपके दिल और दिमाग में ऐसा सोचते हो आपकी हमारे पास में कोई ना हो, बस हमें तो अकेलापन पसंद हो, ना। ऐसी स्थिति में ये भी आ गया था। कौन? लक्ष्मण देव चौहान। और ये लक्ष्मण देव अकेला रहना चाहता है, तो यहाँ से छोड़कर चला जाता है, और ये आता कहाँ पर है? नाडोल, जो स्थान पड़ता है कहाँ पर है? पाली में। और यहाँ आता है ये कब? 950 ईस्वी में सांबर को छोड़ देता है, और 950 से निकल कर आता है कहाँ पर? नाडोल। और नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना करता है कब? लगभग 960 ईस्वी के लगभग, क्योंकि ये निकलता कब है वहां से? 950, लेकिन स्थापना करते करते इसके टाइम लग जाता है कब? 960 तक का टाइम हो जाता है। तो आराम से याद हो जाएगा, नाडोल लक्ष्मण। क्या ट्रिक बन जाएगी? नाडोल लक्ष्मण। नाडोल का संस्थापक कौन हो गया? लक्ष्मण देव। इतना ही आपको याद करना है कि नाडोल लक्ष्मण, नाडोल लक्ष्मण, नाडोल लक्ष्मण, नाडोल लक्ष्मण। कौन नहीं डोलना है? लक्ष्मण को डोलना नहीं है। कहां नहीं डोलना है? नाडोल बन गया ना। नाडोल, नाडोल में कौन है? लक्ष्मण देव चौहान। नाडोल कहां पड़ता है? पाली में। स्थापना कब करता है? 960 ईस्वी में। शताब्दी पूछे तो 10वीं शताब्दी। अब देखो लक्ष्मण देव ने क्या किया, नाडोल में जो इन चौहानों की जो कुल देवी है, यह है आशापुरा माता। कौन है? आशापुरा माता। तो ये आशापुरा माता का क्या करता है? मंदिर बनवाता है। कौन बनवाता है? लक्ष्मण बनवाता है, क्योंकि इन्होंने चौहानों की स्थापना की है नाडोल में। और नाडोल में जब चौहानों की स्थापना की, तो इनकी जो कुलदेवी माता है आशापुरा माता, इस आशापुरा माता का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा देता है कहां पर? नाडोल में। अब देखो सांबर के बाद में चौहानों का जो मुख्य रूप से दूसरा केंद्र बना, वो कौन सा बना था? नाडोल बना था। कौन बना था? नाडोल। और कौन सा केंद्र बना? दूसरा, क्योंकि पहला नाडोल है, दूसरा, पहला तो सांबर है, और दूसरा कौन सा बन गया? नाडोल। और फिर एक शाखा सांबर से कहां चली गई? अजमेर चली गई। फिर अजमेर से आगे गई एक शाखा कहां? रणथंभौर चली गई, है ना। और यहां पर एक नाडोल जो है, अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि नाडोल के जो चौहान थे वो मूलतः कहां से थे? तो मूलतः कहां से आए थे? सांबर से आए थे, क्योंकि वाकपति राज कहां का था? सांबर का था। और सांबर से वाकपति राज का जो बेटा है लक्ष्मण देव, ये कहां से आता है? सांबर से आता है, और सांबर से आकर यहाँ पर स्थापना करता है चौहान राजवंश की। फिर देखो इसी नाडोल के जो राजवंश हुए, इन नाडोल शासकों में एक शासक हुआ है अल्लण, और इस अल्लण का पुत्र है कीर्तिपाल। और ये कीर्तिपाल क्या करता है? जालोर चला जाता है, और जालोर में क्या कर देता है? चौहान राजवंश की स्थापना कर देता है। किसकी? चौहान राजवंश की स्थापना कौन करता है जालोर में? कीर्तिपाल करता है। और कीर्तिपाल के बारे में कहा जाता है कि कीतु एक महान शासक। ये एग्जाम में पहले कई दफा प्रश्न आता था कि कीतु एक महान शासक किसने कहा? तो नैणसी ने कहा। और किस ग्रंथ में कहा? नैणसी ख्यात में कहा। आगे चलते हैं। तो अब देखो आगे जालोर में शासक, जालोर में चौहानों की स्थापना कौन करता है? कीर्तिपाल करता है।
कीर्तिपाल किसका पुत्र था? नाडोल का शासक अलण का पुत्र था। और ये आता कहां पर है? जालोर में आता है। और जालोर में क्या करता है? चौहान राजवंश की स्थापना करता है। तो अब हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश जालोर में भी, है ना, कि जालोर के चौहान वंश। अब देखो जालोर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? जाबालीपुर मिलता है अपने को, और एक था जवालापुर। दो नाम मिलते हैं, जाबालीपुर भी बोलते हैं, जवालापुर भी बोलते हैं ना। अब इसका जालोर नाम क्यों पड़ा? यहां पर जाल के जो वृक्ष थे, इन जाल के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ गया था? जालोर पड़ा। आपसे कोई पूछ ले कि जालोर का जालोर नाम क्यों पड़ा, तो आप बताना कि भाई साहब यहां पर जाल के वृक्षों की अधिकता होने के कारण नाम क्या पड़ गया? जालोर। और पहले तो पड़ता ही ऐसे ही था ना। आप देखते हैं तो हमारे भी नाम एक दूसरे को देकर गढ़ा लेते हैं कि ऐसा ऐसा नाम रख लो। तो इस प्रकार से जालोर को स्वर्ण नगरी, जालोर जिले की बात कर रहे हैं, इसको स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और जालोर में जो चौहानों की शाखा थी वो कौन सी शाखा थी? सोनगरा शाखा। किसकी? चौहानों की सोनगरा शाखा थी। चौहानों की कौन सी शाखा? सोनगरा शाखा थी। कहां पर? जालोर में। आपसे पूछ ले कि जालोर में चौहानों की कौन सी शाखा थी? सोनगरा शाखा। बूंदी में कौन सी थी? हाड़ा शाखा। सिरोही में कौन सी थी? देवड़ा शाखा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जालोर में चौहानों की जो ब्रांच थी वो कौन सी ब्रांच थी? तो ये थी सोनगरा ब्रांच। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं आगे कान्हदेव सोनगरा, आगे पढ़ेंगे मालदेव सोनगरा, है ना। तो ये थी। स्थापना कौन करता है? 1181 ईस्वी में होती है। शताब्दी पूछे तो 12वीं। करता कौन है? कीर्तिपाल चौहान। जालोर में चौहान राजवंश की स्थापना कौन करता है? तो कीर्तिपाल चौहान करता है। कब करता है? 1181 ईस्वी में करता है। शताब्दी पूछे तो 12वीं शताब्दी आपको कर देनी है, ठीक है। शाखा कौन सी थी चौहानों की? सोनगरा शाखा थी। कौन सी शाखा थी? सोनगरा शाखा थी। जालोर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जाल के वृक्षों की अधिकता के कारण नाम क्या पड़ गया? जालोर पड़ गया। इस जालोर को और किस जालोर जिले की बात करें, अभी जालोर जिला, इसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, इसे ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं ना। चलो कोई ना। जालोर दुर्ग, देखो जालोर दुर्ग जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूकड़ी नदी के किनारे बना है। कौन सा? जालोर दुर्ग। और इस सूकड़ी नदी पर एक बांध बना है। कौन सा? बांकली बांध। कौन सा बांध बना है? बांकली बांध। याद रखना जालोर दुर्ग है कौन सी नदी के किनारे है? देखो सूकड़ी नदी कौन सी है? सूकड़ी। तो बांध भी कैसा बन गया? बांकली। नाम है क्या? सूकड़ी बांकली, सूकड़ी बांकड़ी, सूकड़ी बांकली। तो इस प्रकार से जालोर जो दुर्ग है, ये जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बना है? सूकड़ी नदी के किनारे। सूकड़ी नदी पर एक बांध बना है। कौन सा? बांकली बांध। ये सूकड़ी है और बांकली, सूकड़ी बांकड़ी, सूकड़ी बांकली, सूकड़ी, आराम से याद हो जाएगा, सूकड़ी बांकली। और एक भीलवाड़ा में हमने पढ़ी थी कोठारी नदी। कोठारी नदी पर एक बांध बना है, मेजा बांध। एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, याद कर लेना। अब देखो जालोर दुर्ग के उपनामों की बात कर लेते हैं। तो इसे सोनगढ़ कहा जाता है, इसे स्वर्णगिरी कहा जाता है, और इसे कांचनगिरी भी कहा जाता है। ये सारे के सारे जालोर दुर्ग के क्या है? उपनाम है। जालोर दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? सोनगढ़ है, स्वर्णगिरी है और कांचनगिरी। ये क्या है? जालोर दुर्ग के उपनाम होते हैं ना। और जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे? तो सूकड़ी नदी के किनारे बसा है। सूकड़ी नदी पर बांध कौन सा? बांकली बांध बना हुआ है। ज्योग्राफी भी आपकी तैयार हो रही है आगे साथ साथ में, और आपकी साथ साथ में कल्चर भी तैयार हो रही है। लगभग कल्चर थोड़ी थोड़ी जो मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्यादा अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो कल्चर आपकी यहीं से तैयार हो जाए। कुछ एक टॉपिक है जो अलग से होंगी, जैसे दुर्ग बावड़ियां वगैरह, ये सारी चीजें हम तालाब वगैरह सारी साथ साथ में देख लेंगे कि किस शासक ने किसका निर्माण करवाएगा। मंदिर वगैरह भी आपके तैयार थोड़े थोड़े हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कीर्तिपाल चौहान की, क्योंकि कीर्तिपाल चौहान ने कब 1181 ईस्वी में क्या करता है? स्थापना करता है। कहां पर? जालोर दुर्ग में। शताब्दी की बात करूं तो कौन सी? 12वीं शताब्दी में स्थापना करता है। कहां पर? जालोर में, चौहानों की, है ना। ये चित्तौड़ शासक, अब देखो इसने क्या किया गया? चित्तौड़ का एक शासक था सामंत सिंह। इस सामंत सिंह को क्या किया था? हराया था। और नैनसिरी ख्यात में कीतु एक महान शासक। इस नैनसी ने जो मुहणोत नैनसी है, मुहणोत नैनसी का एक ग्रंथ है नैनसिरी ख्यात। इस नैनसिरी ख्यात में नैनसी ने इसको क्या कहा है कि कीतु एक महान शासक। ये शब्द, ये लाइन, ये वाक्य अपने को कहां मिलता है? नैनसिरी ख्यात। जो ग्रंथ किसका है? मुहणोत नैनसी का है। और मुहणोत नैनसी ने इस कीर्तिपाल चौहान को कहा है कि कीतु एक महान शासक था।
सुंदा पर्वत अभिलेख मिला है एक, और इस अभिलेख में एक उपाधि मिलती है कीर्तिपाल की। उपाधि कौन सी है? राजेश्वर की उपाधि है। किसकी उपाधि मिलती है? राजेश्वर की। राजेश्वर की उपाधि है किसकी? तो कीर्तिपाल की है। किस अभिलेख में मिलता है? सुंदा पर्वत अभिलेख है, इस अभिलेख में ये उपाधि मिलती है। कौन सी? राजेश्वर की। अन्य शासकों की बात करें कि कीर्तिपाल के बाद में यहाँ पर जो उत्तराधिकारी बने थे वो उत्तराधिकारी कौन कौन थे? तो एक आता है समर सिंह। समर सिंह ने जालोर में शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। इतना सा ध्यान रखना है कि समर सिंह जो था, इस समर सिंह ने जालोर में क्या करवाया? शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। एक गुजरात का शासक था भीमदित्य, वही भीमदित्य जिसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में लड़ा था इच्छिनी राजकुमारी से शादी का विवाद को लेकर, और इसी भी इसने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसको? भीम सेकंड को। चालुक्य वंश, चालुक्य शासक था, और इसी भीम सेकंड ने क्या किया था? सोमेश्वर जाता, सोमेश्वर चौहान, इस सोमेश्वर चौहान क्या हुआ? इससे लड़ता हुआ मौत के, यानी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था ना। अब गुजरात का जो शासक था भीम सिंह, देखो याद करो, समर सिंह, समर सिंह गुजरात, समर सिंह जो है इसके टाइम पर हुआ क्या कि गुजरात के शासक भीमदित्य ने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किसके साथ में कर दिया था? समर सिंह के साथ में कर दिया था। और समर सिंह कौन है? जालोर का शासक है। कौन? समर सिंह। और समर सिंह के साथ में विवाह कौन करता है? गुजरात का शासक भीमदित्य ने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह, लीलावती का विवाह किसके साथ में होता है? समर सिंह के साथ में होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जी धन्यवाद। आगे बढ़ो। आगे शासक बनता है उदय सिंह। उदय सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर नाडोल व मंडोर पर अधिकार कर लिया था। कितनी बड़ी बात है, दिल्ली सल्तनत का शासक है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को पराजित करके इस नाडोल व मंडोर पर अधिकार कौन कर लेता है? उदय सिंह कर लेता है। कौन करता है? उदय सिंह कर लेता है ना। गुजरात के शासक लवण प्रसाद को हराता है। किसको हराता है? ये जो उदय सिंह है, ये गुजरात का एक शासक है लवण प्रसाद। इस लवण प्रसाद को भी क्या करता है? पीट देता है, और बुरी तरह से पीटता है। कौन? उदय सिंह। दिल्ली शासक नासिरुद्दीन महमूद का हराता है। बड़ा शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, क्योंकि इसने नाडोल इल्तुतमिश को पराजित कर दिया, और गुजरात के शासक जो लवण प्रसाद है इसको भी हराया है इसने। और दिल्ली शासक, इसके समय में दिल्ली का शासक कौन बना आगे चलकर? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। 1254 ईस्वी की बात है। इसमें हराता है किसको? इस नासिरुद्दीन को, है ना। फिर आगे चलकर एक शासक बना चाचिंग देव। कौन बना है? चाचिंग देव। देखो चाचिंग देव के संबंधित में बहुत खतरनाक एक बार क्वेश्चन आया कि जालोर का वह कौन सा शासक था जिसके समय दिल्ली के सम्राटों ने या दिल्ली के सुल्तानों ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की गुजरात पर, सॉरी जालोर पर, कि जालोर का वह कौन सा शासक था जिसके समय दिल्ली के सुल्तानों ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की जालोर पर? तो कौन सा शासक था? ये चाचिंग देव था। चाचिंग देव ने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की, और इसके समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन। कौन थे? एक तो था नासिरुद्दीन मोहम्मद और एक कौन था? बलबन। और इन दोनों ने ही जालोर पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया था। किन दोनों ने? नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन। बलबन कितना शक्तिशाली शासक था जिसने रक्त और लोहे की नीति को अपनाई थी। आगे बात करेंगे जब इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। तो ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे। दोनों के दोनों कहां के शासक थे? तो ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे, है ना। दिल्ली सल्तनत के शासक थे दोनों के दोनों। कौन? नासिरुद्दीन महमूद और बलबन थे, है ना। और इन्होंने जालोर पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। क्वेश्चन आता है कि किस शासक के समय नासिरुद्दीन और बलबन ने जालोर पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? चाचिंग देव। क्योंकि चाचिंग देव के समय दिल्ली का शासक कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद और बलबन थे। मैं इसको इतना रिवाइज इसलिए कर रहा हूं, इतना जोर इस बात पर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अभी वर्तमान में इस ऐसा क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है। वर्तमान में एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी चर्चा करना हमारे लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, आज जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो उस एग्जाम में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ठीक है।
उसके बाद में आगे शासक बनते हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह, इनका काल वैसे कोई पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको फिर भी याद रख लेना है, 1200 याद ही नहीं रखना है। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने सांचौर तक, अब देखो इस सामंत सिंह के समय क्या हुआ था, अलाउद्दीन जो दिल्ली सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन कर रहा है, जलालुद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी बताया ऐसा जा रहा है कि आक्रमण करने के लिए सांचौर तक आ गया था, और सांचौर तक आ गया था तो इस सामंत सिंह का एक मित्र गुजरात का शासक था। गुजरात का शासक कौन था, ये आपका सारंगदेव भागेला था। कौन था, सारंगदेव भागेला। उस सारंगदेव भागेला की सहायता से इन्होंने क्या किया, इसके आक्रमण को विफल कर दिया। किसके आक्रमण को, जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को किसने किया, सामंत सिंह ने किया। सामंत सिंह ने, देखो सामंत सिंह जब शासन कर रहा था, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, और ये बताया जा रहा था कि अपनी सेना कहाँ लेकर आ गया था, सांचौर तक आ गया था। लेकिन सामंत सिंह ने इस सारंगदेव भागेला की सहायता से क्या कर दिया, इसको आक्रमण को विफल कर दिया, इसके आक्रमण को रोक दिया, इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर अपना शासक आता है, अति महत्वपूर्ण शासक, एग्जाम में कई दफा यहीं से प्रश्न पूछा गया है ना। तो यहां से अब अपने को एकदम बिल्कुल तैयारी को एकदम शानदार तरीके से चीजों को पढ़ना है। इन चीजों का थोड़ा सा हल्के हल्के से आपको शासकों को देखना है। इतनी बार हमने पढ़ा कि हाँ कौन कौन से शासक आए थे, ऐसे भी नाम आए हैं जिन्हें हमने पढ़ लिया, ठीक है। कानड़देव सोनगरा की बात करें तो 1305 से लेकर 1311, भाई शासन काल भी इंपॉर्टेंट है, या मैं ये कहूं सब कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सब कुछ ही पढ़ना है, इसके बारे में तो सब कुछ ही पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। ये मजाक में नहीं, हकीकत की बात है, अपने को सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इनके बारे में। कानड़देव चौहान की बात करें तो जालोर के शासक हैं, 1305 से लेकर 1311 तक शासन करते हैं। जालोर में चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक ही कौन है, कानड़देव सोनगरा है। इसके समय दिल्ली का जो सुल्तान है, दिल्ली, इनके समकालीन दिल्ली शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जालोर पर आक्रमण किया। क्यों किया, क्या के कारण थे, आगे चलते हैं। आक्रमण के कारणों की बात करें तो तत्कालिक कारण बताया जाता है, तात्कालिक कारण फिरोजा प्रकरण। बात करेंगे फिरोजा प्रकरण क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है वो सेना को जाने के लिए रास्ता नहीं दिया था इन्होंने, और रास्ता देने का कारण क्या था, एक बताया किसमें गया है, कानड़देव प्रबंध में बताया गया है। देखो यह बताया जा रहा है कि इस पहले की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना इधर से जा रही थी गुजरात, उसके दो सेनापति थे साथ में, उलुग खां और नुसरत खां, वो इधर से जा रहे थे। तो नाडोल के उस समय शासक हुआ करते थे अल्हड़, और अल्हड़ के पुत्र कौन थे, कानड़देव चौहान। तो इन्होंने क्या किया, मना कर दिया, क्या किया कि हम आपको इधर से जाने नहीं देंगे। तो जैसे ही इन्होंने मना किया, अलाउद्दीन खिलजी इनसे क्या हो गया, नाराज हो गया, और नाराज होने के कारण ये कहा जाता है कि इन्होंने अटैक कर दिया। ये जो जानकारी मिलती है किसमें मिलती है, कानड़देव प्रबंध में मिलती है। और कानड़देव प्रबंध जो ग्रंथ है वो किसका है, पद्मनाभ का है। किसका है भाई, पद्मनाभ का है, पद्मनाभ का ये ग्रंथ है। और पद्मनाभ ने एक ग्रंथ और लिखा था, विरमदेव सोनगरारी बात। कौन सी, विरमदेव सोनगरारी बात। ये दोनों ग्रंथ, एक ग्रंथ और आता है कौन सा, विरमदेव सोनगरारी बात, विरमदेव सोनगरारी बात। ठीक है, यह ग्रंथ भी किसका है, पद्मनाभ का ही है ना। किसका है यह ग्रंथ भी, यह भी पद्मनाभ का ही है। तो पद्मनाभ ने दो ग्रंथ लिखे हैं, कौन से, एक तो कानड़देव प्रबंध और एक विरमदेव सोनगरारी बात। और इस कानड़देव प्रबंध में क्या जानकर, कानड़देव प्रबंध में इस ग्रंथ, इस आक्रमण का कारण क्या बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या हुआ, रास्ता नहीं दिया, जिस कारण से अलाउद्दीन नाराज हो गया। नाराज होने के कारण इसने क्या किया, अटैक किया, कहां पर, जालोर पर। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर भेजा था। कहां भेजा है, जालोर। अब देखो आता कौन है जालोर, आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी। इसको कब भेजा है, 1305 में भेजा है। कहा ऐसा जाता है
कि इस आयन मुल्क मुल्तानी ने क्या किया, इस कानरदेव सोनगरा को समझाया और समझाने के बाद में इसने क्या किया, इसको दिल्ली ले गया। और दिल्ली जाने के बाद में कानरदेव सोनगरा क्या करते हैं, यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और अधीनता स्वीकार करने के बाद में वो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली दरबार में ही रहने लगते हैं। लेकिन एक बार क्या कहा कि अलाउद्दीन खिलजी सारे दरबार में ऐसे खड़े थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा कि राजपूतों में वो ताव नहीं, राजपुताने में ऐसा कोई शासक नहीं जो हमारे विरुद्ध खड़ा हो सके, हमारे विरुद्ध तलवार उठा सके। ऐसे कुछ कानरदेव सोनगरा को अपमानित करने वाली बातें बोली। तो कानरदेव सोनगरा ये सच्चा वीर था, तो ये आगे जाकर कहता है कानरदेव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी को कि आज भी राजपूतों की तलवारों में वो जान बाकी है, आज भी राजपूतों की रगों में वही खून दौड़ता है। आपने क्या सोचा कि हमने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली तो आपकी गुलामी करेंगे, आप कहोगे वैसा वैसा करेंगे। ये कहता है कि नहीं करनी मुझे आपकी अधीनता स्वीकार, आज ही मैं आपसे क्या हो रहा हूँ, स्वतंत्र हो रहा हूँ, और आ जाना युद्ध में देख लेंगे हम, आपकी तलवार में कितनी जान है हम देख लेंगे युद्ध भूमि में। ऐसा कहकर कहा जाता है कि यह कहाँ आ जाता है, यह अपने जालोर आ जाता है। और फरिश्ता जो है, ये फरिश्ता की बुक है। इस फरिश्ता की बुक कौन सी है, तारीख है फरिश्ता। तारीख है फरिश्ता में यह भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने के बाद में जो बीरमदेव है वो भी कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली दरबार चले जाते हैं। और ये फरिश्ता की जो बुक है तारीख है फरिश्ता, इसमें इस आक्रमण का अलग ही कारण बताया जाता है। इसमें क्या बताया जाता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि यह कानरदेव है, कानरदेव, और इस कानरदेव का एक पुत्र है कौन, बीरमदेव। कौन है, बीरमदेव। और ये बीरमदेव कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। कहाँ चला जाता है, दिल्ली। अब देखो दिल्ली में रहता कौन है, दिल्ली में एक आपका रहता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं लिख दूं एके, एके रहता है दिल्ली में। एके की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, फिरोजा है। क्या नाम है, फिरोजा। अब देखो होता क्या है, होता यह है कि कान्हरदेव चौहान फिर फरिश्ता की जो बुक है उसमें क्या बताया गया है, फरिश्ता ने ये कहा है कि कान्हरदेव के साथ में बीरमदेव भी कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली दरबार में चले जाते हैं। और बीरमदेव दिल्ली दरबार में ही रहते हैं। दिल्ली दरबार में जब रहते हैं तो एकदम गोरा चिकना राजस्थान का छोरा था, बहुत अच्छा लगता था। तो इसकी हाइट वगैरह खूब अच्छी थी ये, और दिखने में बहुत सुंदर था। फिरोजा कहती है, अब ये अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी है फिरोजा, इस फिरोजा को प्यार हो जाता है किससे, बीरमदेव से। तो ये फिरोजा जो है ये मन ही मन में किसको पसंद करने लग जाती है, बीरमदेव को। जहां बीरमदेव जाता है वहीं ये खड़ी रहकर ऐसे बीरमदेव को देखती है। जब एक दिन ये पीछा करती, बहुत बार ऐसा हुआ कि ये बीरमदेव को क्या होती है, छिप छिप के देखती है। तो एक दिन बीरमदेव को ऐसा पता चला, ऐसा शंका हुआ मन में, ऐसा आभास हुआ कि यार शायद मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो इस बीरमदेव ने देखा तो ये फिरोजा निकली। तो फिर बीरमदेव ने इसे पूछा फिरोजा को कि भाई क्या बात है, तू मेरा पीछा क्यों कर रही है, तू मुझे क्यों देख रही है। तो फिरोजा ने कहा कि मुझे तो आप पसंद हो और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बीरमदेव ने कहा ऐसा बावड़ी हो गई क्या, ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसे नहीं होता है। हमारे यहाँ तो अपने माँ बाप जहाँ पर शादी करते हैं हम वहीं करते हैं शादी, हम ऐसे लव मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। और फिरोजा थी छोटी सी, हाइट ही कम बताई जाती है इसकी। तो ये कह नहीं तू कहाँ मैं कहाँ, तुम दिल्ली सुल्तान के राजा की बेटी, ये ऐसा कहता। लेकिन फिरोजा क्या करती है, इसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। तो ये फिरोजा इसको क्या कहती है, इसको कहती है कि नहीं मुझे तो शादी करनी है तो आपसे ही करनी है। और एक दिन हुआ क्या, ये फिरोजा जो है, ये फिरोजा अपने पिता जो है एके, इस एके को जाकर कहती है कि पापा कि मुझे तो आपसे क्या करनी है, एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। पापा इसको कहता है। और इस फिरोजा की एक पत्नी है चिमना। देखो इस एके की एक पत्नी है जिसका नाम है चिमना। ये चिमना किसके साथ में सेट है, ये मोहम्मद शाह जो सेनापति है, इस मोहम्मद शाह से प्यार करती है। अलाउद्दीन खिद किसी दूसरी जो और राजा थी उनकी किसी आके ये बोल देता था ना कि वहां की रानी सुंदर है, तो ये चलो उधर ही चलेंगे, उस रानी को लेके आएंगे। तो ये लोगों की लुगाइयों पर नजर रखता है। और इसकी जो बेटी है फिरोजा, वो फिरोजा किस पर, बीरमदेव पर। तो इसका पूरा परिवार ही ऐसे ही था ना, अच्छा था, बहुत शानदार परिवार है, रॉयल फैमिली है यहाँ पर। तो ये फिरोजा अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी मुझे तो क्या करनी है, शादी करनी है तो बीरमदेव से करनी है, वरना मुझे तो करनी ही नहीं है। तो फिरोजा कहती है चिमना को, चिमना कहती है अपने पति एके को कि भाई साहब बात ऐसी है, देखो
आपने बेटी तो प्यार करे क्यों विरमदेव, और विरमदेव आके कर ऋषि शादी कर सी थे बात करो क्यों कानड़ देव और विरमदेव। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान है, मेरी बेटी की आ इच्छा है तो आ इच्छा मैं पूरी करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे इस बात का पता चला, अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा विरमदेव को, महल में ही था कि आप आओ हमसे मिलो। जैसे इसको पता चला कि यार हमारे को तो मिलना है, ऐसी ऐसी बातें चल रही है, ये यहाँ से क्या करता है भाग जाता है रात को रात ही। और ये रात को रात ही भागकर कहाँ आ जाता है अपने पिता, और इसका पिता कहाँ है जालोर में है। कहाँ पर है जालोर में है। कहाँ पर है जालोर में है। तो ये अपने पिता को आकर बात बताता है कि पापा ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसा है। तो इसके पापा ने कहा बेटा देख ले तू देख ले। उसने कहा नहीं पापा मैं क्या देख लूं, उसकी माँ तो कैसी है मोहम्मद शाह, इसका पिता अलाउद्दीन खिलजी कोई भी आकर कह दे, और इसकी बेटी फिरोजा। अब इसकी जब माँ बाप भी ऐसे हैं तो इसकी बेटी कैसी होगी आप भी समझो। तो इसने कहा कि पापा मुझे इससे ब्याह शादी नहीं करनी है, मुझे इससे ब्याह नहीं करना है। तो जब ये कहा जाता है कि ये यहाँ विरमदेव यहाँ आ गया था तो फिरोजा इसके प्रेम में इतनी पागल थी कि ये रोते रोते यहाँ आ गई थी जालोर में, और जालोर में आकर कानड़देव चौहान को कहती है कि महाराज मुझे तो आपके बेटे से क्या करनी है शादी करनी है। तो कानड़देव चौहान एक दरबार लगाता है, उस दरबार में ब्रह्मदेव को भी बुलाता है और ब्रह्मदेव से पूछता है ब्रह्मदेव को कि बेटा क्या बात है। तो ब्रह्मदेव कहता है कि नहीं पापा मुझे ऐसी शादी नहीं करनी है, मैं इस शादी से इनकार करता हूँ, मुझे इस प्रकार की कोई भी शादी नहीं करनी है। फिरोजा ने बहुत कहा लेकिन ब्रह्मदेव ने इनकार कर दिया। फिरोजा रोती रोती जाती है आपके पापा के पास में और पापा को कहती है कि पापा मैंने तो जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब वो तो नहीं मान रहे। पापा मैसेज भेजते हैं अलाउद्दीन खिलजी मैसेज भेजते हैं कानड़देव के पास में, और कानड़देव को कहते हैं कि या तो मेरे बेटी के साथ में तुम्हारे बेटे की शादी कर दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो कानड़देव ने प्रति उत्तर दिया कि मेरे बेटे की मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, मेरा बेटा ये शादी नहीं करना चाहता, तुम्हें आक्रमण करना है तो कर दो, हम तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, रणभूमि में हम मिल लेंगे। तो कहा ठीक है। अब फिरोजा ने कह दिया कि पापा मुझे तो ब्रह्मदेव चाहिए जिंदा। क्या कि मुझे ब्रह्मदेव जिंदा चाहिए। ऐसा किसने कहा फिरोजा ने। अलाउद्दीन खिलजी आता है अपनी सेना को आदेश देता है कि ब्रह्मदेव को जिंदा पकड़ना है। किसको ब्रह्मदेव को अपने को जिंदा पकड़ना है, और इस कारण से ये आक्रमण करता है और युद्ध होता है जालोर पर। आक्रमण किस पे करता है जालोर पर अटैक करता है। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था जालोर पर आक्रमण किया था, जिसको हम पढ़ते हैं फिरोजा प्रकरण। इतनी जितनी बार हमने बताई थी ना ये बात, ये फिरोजा प्रकरण वाला यही काम था कि फिरोजा प्यार किससे करती है ब्रह्मदेव से करती है और शादी करना चाहती है ब्रह्मदेव से, लेकिन ब्रह्मदेव मना कर देते हैं और मना करने का कारण अलाउद्दीन खिलजी इस पे अटैक करता है, जिसका उल्लेख अपने को कौन बताता है फरिश्ता बताता है कि ऐसी ऐसी बात थी। और नैणसी कहता है कि ब्रह्मदेव भी दिल्ली गया था। क्या कहता है नैणसी ये भी कहता है कि ब्रह्मदेव दिल्ली गया था, कानड़देव अकेला ही दिल्ली नहीं गया था, ब्रह्मदेव भी दिल्ली गया था। ये बात अपने को कौन बताता है नैणसी बताता है, मोहनोथ नैणसी। आगे चलते हैं। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर प्रथम अभियान। तो जालोर को जीतने से पहले एक सिवाना जो दुर्ग है, इस सिवाना को जीतना जरूरी होता है, क्योंकि सिवाना को क्या कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, या जालोर दुर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको सिवाना दुर्ग को। तो जालोर को आपको जीतना है तो इससे पहले आपको किसको जीतना होगा सिवाना दुर्ग को जीतना होगा। तो इसने सिवाना पर अटैक किया। देखो सिवाना का अटैक करता कौन है कमालुद्दीन गुरक करता है। कौन करता है कमालुद्दीन गुरक करता है। और कमालुद्दीन जो गुरक करता है किस पे अटैक करता है सिवाना पर, क्योंकि जालोर को जीतना है तो सबसे पहले किस पे अटैक करना होगा आपको सिवाना को जीतना होगा। सिवाना को जीतने के बाद में ही आपको क्या करना होगा जालोर में प्रवेश करना होगा, जालोर आप जीत पाओगे। और इस सिवाना को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। ये मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी। तो मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी सिवाना थी। कौन सी थी सिवाना थी। बात करूं मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी तो कुंभलगढ़ थी, है ना। उसी प्रकार से जब संकट आता था तो ये जो मारवाड़ के शासक थे वो कहां आकर शरण लेते थे सिवाना दुर्ग में शरण लेते थे। अब आगे चलते हैं। सिवाना दुर्ग में आक्रमण किया किसके नेतृत्व में हुआ कमालुद्दीन गुरक। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है कमालुद्दीन गुरक है, और ये यहाँ पर क्या करता है आक्रमण करता है। कहां आक्रमण करता है यहाँ पर आक्रमण
कर देता है। सिवाना का उस समय शासक कौन है? सातलदेव है। कौन है सिवाना का शासक? सातलदेव है। और सातलदेव क्या करता है? इस सातलदेव का देखो एक सेनापति है और सेनापति का नाम है भावला पंवार। क्या नाम है? भावला पंवार। ये भावला पंवार क्या करता है? इस सेनापति, इस सिवाना का जो शासक, देखो सिवाना जो दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग का शासक कौन है? सातलदेव है। सातलदेव का एक सेनापति कौन है? भावला पंवार। और ये भावला पंवार क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में मिल जाता है और मिलने के कारण, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलने के कारण सातलदेव को क्या करना पड़ता है? युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मिलने का कारण क्या था? जैसे ही अलाउद्दीन की खिलजी की सेना ने अटैक किया तो अटैक करने के कारण हुआ क्या था कि ये दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए, और दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए तो चारों ओर अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो थी वो घेरा डालकर बैठ गई। जैसे ही दरवाजे बंद कर लिए तो इनको पता था कि हम ऐसे तो कितने दिन बैठे रहेंगे और इन किलों को जीतना इतना आसान है भी नहीं, तो इतना आसान नहीं है, तो इस प्रकार से ही क्या करते हैं? घेरा डालकर बैठ जाते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये सोचा कि ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो इनका जो सेनापति था भावला पंवार, इस भावला पंवार को लालच दिया कि आप हमें क्या कर दो? दुर्ग के अंदर जाने का मार्ग बता दो या हमें दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दो, उसके बाद में हम यहाँ पर आपको राजा बनवा। एक ही बात कहते थे सबको कि हम आपको यहाँ का राजा बना देंगे, आप यहाँ पर राज करोगे वैसे वैसे। तो ये भावला पंवार क्या करता है? इस दुर्ग के अंदर एक भांडेलाव तालाब था, और ये तालाब क्या था? पानी का जो पीने का मुख्य जो जल स्रोत था यही था। कौन सा? भांडेलाव तालाब। तो ये इस तालाब में क्या कर देता है? गाय का जो मांस होता है उस मांस को यहाँ पर मिला देता है। और हिंदू क्या करते हैं कि गाय के मांस को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। सॉरी, गाय को ही पवित्र मानते हैं, गाय के मांस को क्या। तो हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, गाय को अपनी माता मानकर उसकी पूजा तो करते हैं हिंदू। तो हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता था। तो इस जब गाय के मांस को इसमें मिला दिया तो यहाँ पर जो लोग थे वो कैसे पानी पिएंगे? तो सातलदेव ने कहा कि अब क्या हो गया, हमारे पास में पानी पीने के लिए कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं। पानी जो मुख्य जल स्रोत था वो भी यहाँ पर क्या हुआ? उसमें गाय का पानी मिला दिया गया, गाय का मांस मिला दिया गया, तो ये गाय का पानी पीते नहीं। तो या तो इन्होंने सोचा कि हम वैसे ही पानी के बगैर मर जाएंगे, इससे अच्छा होता है कि हम क्या करें? दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए मरे तो हमें वीरगति, हमें शहीद का दर्जा मिलेगा, हम वीरगति को प्राप्त होंगे, हमें गर्व होगा कि हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। तो ये क्या करते हैं? केसरिया जो सातलदेव है, ये सातलदेव केसरिया पगड़ी बांधता है, और केसरिया पगड़ी बांधने के बाद में यहाँ से युद्ध करता है। किससे? इस कमालुद्दीन की सेना के साथ में। और कमालुद्दीन या अलाउद्दीन खिलजी से ये लड़ता है, और लड़ने के कारण ये क्या करता है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है, यानी मारा जाता है। और मारा जाता है तो यहाँ पर इसकी जो पत्नी है वो पत्नी कौन है? मेणादेव। किसकी पत्नी है? सातलदेव की पत्नी है। और ये सातलदेव की पत्नी क्या करती है? जोहर करती है। और जोहर करने के कारण सिवाना दुर्ग का जो है प्रथम शाखा होता है। कौन सा शाखा होता है? प्रथम शाखा। सिवाना, देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सिवाना दुर्ग के प्रथम शाखे, सिवाना में प्रथम शाखे के समय शासक कौन थे? तो कौन थे? सातलदेव है। प्रथम शाखे में जोहर किसने किया? तो किसने किया? मेणादेव ने किया है। किसने किया? मेणादेव ने। मेणादेव कौन है? सातलदेव की पत्नी है। किसकी पत्नी है? सातलदेव की पत्नी है। मेणादेव क्या है? पत्नी है। किसकी? सातलदेव की। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करता हुआ मारा कौन जाता है? सातलदेव। सातलदेव के कौन सा सेनापति था? भावला पंवार, जिसने क्या किया? विश्वासघात किया। विश्वासघात भी कैसा किया? भांडेलाव तालाब में क्या करवा दिया? गाय का मांस मिला दिया, जिस कारण से यहाँ जो सातलदेव था ये लड़ता हुआ अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और फिर इसकी पत्नी मेणादेव ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया, जिस कारण से सिवाना दुर्ग में प्रथम शाखा होता है। शाखा की बात हमने कर ली कि महिलाओं के द्वारा जोहर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा केसरिया किया जाता है। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? शाखा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर, अब देखो सिवाना जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया? खेराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खेराबाद कर दिया। तो सिवाना का नाम बदलने के बाद में इसका नाम क्या रखा? खेराबाद रख दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का जो प्रशासक बनाया था वो कमालुद्दीन गुरक को बनाया था। किसको बनाया है? ये प्रशासक जो बनाया है, ये प्रशासक किसे नियुक्त किया है? तो ये कमालुद्दीन गुरक को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? कमालुद्दीन गुरक को यहाँ पर प्रशासक
नियुक्त किया है। जालोर दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को जालोर का प्रवेश द्वार या कुंजी कहा जाता है। पहले ही हमने बात कर ली कि सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की प्रवेश द्वार या कुंजी कहा जाता है। क्यों? कि अगर जालोर को जीतना है तो आपको सबसे पहले किसको जीतना होगा? सिवाना को जीतना होगा। सिवाना पर अधिकार करने के बाद में ही आप जालोर की तरफ क्या कर सकते हो? प्रवेश कर सकते हो, तभी आप जालोर को जीत पाओगे। सिवाना का दूसरा शाखा भी देख लो थोड़ा सा, ये यहाँ से अलग से है थोड़ा सा, लेकिन हम साथ साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम चीजों को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एक बार चीजों हमारे एक साथ में एक ही जगह हमारे को सारी चीजें मिल जाए। सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था 1589 में। इस समय आक्रमण किया था अकबर ने। किसने आक्रमण किया है? अकबर ने। थोड़ी सी चीजें ध्यान में रख लेना, अकबर ने आक्रमण किया है। इस समय शासक कौन था? कल्ला राय मलोद था। और यहाँ पर जोहर करने वाली भानकवर, देखो इस भानकवर जो थी अविवाहित थी, इसकी सगाई हो रखी थी किसके साथ में? कल्ला राय मलोद के साथ में। और कल्ला राय मलोद के साथ में इसकी क्या हो रखी थी? सगाई हो रखी थी। और जैसे ही अकबर ने यहाँ पर क्या कर दिया? आक्रमण किया, तो ये जो कल्ला राय मलोद है ये तो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। तब ऐसा कहा गया कि यहाँ पर जोहर कौन करे? अब तो जोहर इस जो भानकवर इसके साथ सगाई हो रखी थी, इसने कहा कि मैं करूंगी, मेरा तो पति मैंने तो उसे ही मान लिया था, और वही जब इस दुनिया से चले गए तो अब इस दुनिया में मेरा क्या वजूद है? ये सोचकर इसने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। यान रखना, भानकवर क्या थी? अविवाहित महिला थी। आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। इसकी क्या क्या घटना थी, किस प्रकार से यहाँ पर ये जोहर हुआ, इसकी बात हम सिरोही जब राजवंश पढ़ेंगे, सिरोही में चौहान, तब हम बात कर लेंगे थोड़ी सी आगे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर दूसरा आक्रमण होता है 1311 में। अब देखो जालोर पर आक्रमण करता है कब? 1311 में। नेतृत्वकर्ता कौन है? आइन उल मुल्क मुल्तानी है एक, तो एक कमालुद्दीन गुरग है, एक कौन सा है? मलिक नायक है। एक कौन सा है? मलिक नायक। 1311 ईस्वी में सेनापति बीका दैया के विश्वासघात के कारण कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया। अब देखो हुआ क्या था कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। तो इस आक्रमण में इस जो अलाउद्दीन खिलजी है, देखो जालोर का शासक कौन है? कानड़ देव चौहान है। ये जालोर है, ये आपकी कौन है? जालोर आपका है, आपकी नहीं, सॉरी सो सेड। जालोर का शासक कौन है? कानड़ देव चौहान। कौन सा चौहान? कानड़ देव चौहान। और इस कानड़ देव चौहान का एक सेनापति है जिसका नाम है दैया बिक्का। क्या नाम है? बिक्का दैया, बिक्का दहिया। अब देखो होता क्या है कि होता यह है कि ये बिक्का दैया जो है, इस बिक्का दैया के साथ में ये क्या कर लेता है? विश्वासघात कर लेता है। क्या कर लेता है? ये विश्वासघात करता है। कानड़ देव चौहान जो है, इस कानड़ देव चौहान का सेनापति कौन सा है? बिक्का दैया है। अब होता क्या है कि रणथम जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग को दरवाजे, ये कानड़, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही आक्रमण किया तो इस कानड़ देव चौहान ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। तो कानड़ देव चौहान की जो सेना है दुर्ग के चारों ओर घेरा डालकर बैठ गई, क्योंकि इनकी तो पता है कि इन दुर्गों को हम ऐसे तो जीत नहीं सकते, तो ये चारों ओर घेरा डालकर बैठ गई। फिर जो इसका सेनापति है कौन सा? बिक्का दैया। कौन सा सेनापति है? ये बिक्का दैया। ये अलाउद्दीन खिलजी इस बिक्का दैया से मिलता है और इसे कहता है कि यार मुझे इस दुर्ग के जो मार्ग बता, इस दुर्ग में प्रवेश करने का मार्ग बता दे, या मुझे ये बता दे कि इस दुर्ग की दीवारें कहाँ से कमजोर है, मैं वहां से क्या कर लूं? दीवारों को तोड़कर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, और दुर्ग के जैसे अंदर प्रवेश कर जाऊंगा तो मैं कानड़ देव को हरा दूंगा। हराने के बाद में यहाँ पर आपको क्या कर दूंगा? मैं राजा बना दूंगा, और फिर आपके जीवन में कितने मजे होंगे, आप राजा बनोगे, कितना आपका सौभाग्य, आपका इतिहास लिखा जाएगा, आपकी परिवार पूरा कितना महान हो जाएगा, आप राजा बन जाओगे, आपके बारे में लोग पढ़ेंगे, आप इस प्रकार से यहाँ पर शासन करोगे। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। किसको कहा? दया बिक्का को कहा। जब मेरे को आप एक बात बताओ, जब किसी के पास में इस प्रकार से लालच दिया जाए, मान लीजिए आप इसकी सैलरी कितनी होगी? थोड़ी बहुत होगी। अब मान लीजिए कि इस प्रकार से इसे लालच दिया जाए कि यार तेरे को तो मालिक ही बना देंगे हम, तुझे तो यहाँ पर शासक, तुम तो यहाँ शासक बनोगे, तुम यहाँ पर शासन करोगे, और तुम्हारी बारे में कितनी चर्चाएं होंगी। ये भी लालच में आ गया, और लालच में आने के कारण इसने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि महाराज आप एक काम करना, आप राय लेना और राई इस दुर्ग के चारों ओर डाल दो। राई को आप क्या करो? इस दुर्ग के चारों ओर डाल दो,
और जहां से राई आपको उठी हुई मिले, यानी राई जहां पर आपको कम मिले, आप समझ जाना कि दुर्ग की दीवारें क्या है, यहीं पर कमजोर है। आप वहां से दुर्ग की दीवार को तोड़कर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाना, और प्रवेश करने के बाद में आप क्या कर जाओगे, दुर्ग को जीत लोगे। इस प्रकार की बात बता देता है कौन, दया बिका। और दया बात बताता किसको है, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रात रात में राय डाली चारों ओर दुर्ग के। तभी तो कहा जाता है कि राय रे भाव रात ही गए, यानी राय रात रात को 50,000 क्विंटल, लाख रुपए क्विंटल ऐसे हो गई थी, क्योंकि लोगों के पास में राई जितनी थी वो सारी ले ली थी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद ली थी। तो इतने राई कहां से मिले, तो राई के भाव महंगे हो गए थे। तभी तो कहते हैं ना, राई रा भाव तो रात नहीं गया। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, जालोर दुर्ग के संदर्भ में युक्ति है कि राय रे भाव रात को ही गए। तो जब दुर्ग के चारों ओर राई डाली गई, तो राई जैसे ही उठी हुई मिली, तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दुर्ग दीवार तोड़कर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर दिया। अब ये यहां से जाता है दया बिका, और इस दया बिका की एक पत्नी है, एक ही है इसकी पत्नी, है ना, एक काम तो इसका एक का भी कोई लक्षण खराब है का, हीरा दे। इसकी पत्नी का नाम क्या है, हीरा दे है। ये जाता है अपनी पत्नी को और हीरादे के पास में जाता है, और हीरादे के पास में जाकर कहता है कि क्यों तू पैसे पैसे करती है, क्यों तू पैसे पे मरती है, मैं पैसे की लगा दूं ढेरी, इस प्रकार की बातें कहता है। ये बेवड़ा था। तो ये हीरादे जो थी ये क्षत्रिय थी, ये औरत एक क्षत्रिय औरत थी। तो इसने कहा कि क्या बात हुई, इसने कहा कि आज के बाद में तू बनेगी रानी और मैं बनूंगा राजा। किसने कहा, इस दया बिका ने कहा। तो इसने कहा क्या बात हुई, तो इसने कहा कल से तू रानी बनेगी, मैं राजा बनूंगा। फिर इसने पूछा तो इसने बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की है। इसके हाथ में बेलन था, ये रोटी बना रही थी, इसने एक मारी बेलन की, इसका तो खोपड़ा वहीं फूट गया, और फूटने के बाद में ये दौड़ी दौड़ी जाती है कहाँ पर, जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग में जाती है और कान्हर देव से मिलने से पहले, कान्हर देव जालोर दुर्ग में जैसे ही पहुंचती है, तो इसके पहुंचने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी के से प्रवेश कर जाती है, तो प्रवेश करने के कारण ये कान्हरदेव चौहान है, ये कान्हरदेव चौहान इसके साथ में क्या करता है, युद्ध करता है। और युद्ध करने के कारण क्या होती है, इनकी युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो 1311 ईस्वी में सेनापति बिका दैया के विश्वासघात के कारण कान्हरदेव अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या होता है, लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। विश्वासघात किसने किया है, दया बिका ने किया है। दया बिका की पत्नी कौन है, हीरादे, है ना। वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस कान्हरदेव सोनगरा की जो पत्नी है, इस पत्नी का नाम क्या है, जेतल दे। और फिर जेतल दे ने क्या किया है, जोहरे किया है। और केसरिया किसने किया है, तो कान्हरदेव ने केसरिया किया है ना। जालोर में शाखा हुआ, इस कारण से क्या हुआ, जालोर में शाखा हुआ, क्यों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और आक्रमण में कान्हरदेव सोनगरा थे, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ क्या होता है, वीरगति को प्राप्त होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रखा है। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम तो क्या रख दिया, जलालाबाद, और सिवाना का नाम क्या रख दिया, खेराबाद रख दिया था ना, याद रख लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, है ना, ठीक है। अब देखो जालोर का प्रशासक किसे बनाता है, मलिक नायक को बनाता है। किसको बनाता है, मलिक नायक को जालोर का प्रशासक बनाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। जालोर दुर्ग में कहावत है, अभी हमने पढ़ी, राई रे भाव रात को ही गए, क्योंकि यहाँ पर राई चारों ओर डाली गई थी, तो राई बहुत महंगी हो गई थी। दैया बिका की पत्नी कौन है, हीरादे है, और ये हीरादे ने क्या किया, इसको मौत के घाट उतार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग में तोप मस्जिद, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार करने के बाद में इस दुर्ग में एक तो तोप मस्जिद, या इसे बोलते हैं अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर कान्हरदेव का एक भाई था मालदेव सोनगरा, मूछाला मालदेव जिसे कहते हैं, ये मालदेव सोनगरा ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और अधीनता स्वीकार जैसे ही इसने की, तो इस मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का भार सौंप दिया। क्या सौंप दिया, चित्तौड़ का भार सौंप दिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि उधर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है ना 1303 में, ना, रतन सिंह को हराकर। कान्हरदेव प्रबंध विरमदेव, इस कान्हरदेव प्रबंध में यह भी मिलता है कि जब इस युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में जो विरमदेव था, यानी ये विरम युद्ध में क्या कहा गया था कि विरमदेव को जिंदा पकड़ना है। तो विरमदेव को जिंदा पकड़ना है, तो इसमें विरमदेव ने क्या किया, अपनी जो कुलदेवी थी, उस कुलदेवी के सामने अपना सर काट कर क्या कर दिया था, भेंट कर दिया था। तो फिर जब लोग यहाँ पर विरमदेव को देख रहे थे, विरमदेव मिल नहीं रहा था, तो विरमदेव को देखा गया, तो विरमदेव का सिर मिला। ये बात हमें बताता कौन है, कान्हरदेव प्रबंध। और कान्हरदेव प्रबंध लिखा किसने है, पद्मनाभ ने लिखा है। तो पद्मनाभ में ये कहता है कि जब कान्हरदेव युद्ध के बाद में कान्हरदेव को ढूंढा गया,
तो कानड़ देव का ये सिर मिला और इस सिर को दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली ले जाकर फिरोजा के सामने रखा गया। तो फिरोजा ने बहुत रोई, फिरोजा इतनी रोई क्योंकि फिरोजा हकीकत में इस ब्रह्मदेव से क्या करती है, मोहब्बत करती है, प्यार करती है ना, किससे, ब्रह्मदेव से। और फिर कहा ऐसा जाता है, इस कान्हड़ देव प्रबंध में ही बताया जाता है कि फिरोजा ने इस सिर को लिया, सिर को लेने के बाद में पूरी राजपूत विधि विधान के साथ में इस फिर जो ब्रह्मदेव का सिर था इसका विधि विधान से क्या किया, अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के बाद में खुद भी क्या गई, यमुना में कूदकर मर गई कि अब वही नहीं रहा तो मेरा इस जीवन में क्या, जिससे मैंने प्यार किया वही इस धरती पर नहीं तो मैं किस लिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, लेकिन आज के टाइम पर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, ये चीज भी ध्यान रखनी है अपने को। तो इसने प्यार किया, देखो क्या मिला इसको, कुछ नहीं मिला, दोनों की दोनों मर गई। अंत में इसको यमुना में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी है। तो अपने को इन चीजों से दूर रहना है ना। तो आज की जो चीजें थी जालोर के चौहान वंश की हमने बात कर ली है। अभी तक हमने किस किस की बात की, सांबर में चौहान, अजमेर में चौहान, रणथंभौर में चौहान और जालोर में चौहान। मुख्यतः आपके जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं संभवतः उनकी हमने बात कर ली है। अब कुछ जैसे मान लीजिए सिरोही से, बूंदी से, कोटा से, इनसे भी आते हैं, तो कुछ एक चीजें हम इनकी भी बात कर लेंगे। क्योंकि आपके जो सिलेबस में सीधा सा इतना दे रखा है प्रमुख राजवंश, आपके सिलेबस में कोई भी ऐसा एक नाम पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है कि इस राजवंश से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके टॉपिक में दे रखा है प्रमुख राजवंश, तो हमें सारे ही राजवंश देखने हैं, लेकिन कौन कौन से राजवंशों से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस शासक को कितनी इंपॉर्टेंस अपने को देनी है, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।